Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss a new topic that is Public Liability Insurance Act 1991. ये बहुत एक important topic है LLM और LLB के लिए. So let's start with the introduction. Introduction basically states कि जो Public Liability Law 1991 है ये रेगुलेट करता है एक liability फॉर द कंपलसरी इंश्योरेंस कि जो भी कंपनीज हैं जो हज़ार्डस मटेरियल्स में डील कर रही हैं उनको कंपलसरी इंश्योरेंस करवाना मैंडेटरी है एंड इट कम्स अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ऑल्सो. बेसिकली ये लॉ ऑफ टोर्ट है क्योंकि यहाँ कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनती बल्कि सिविल लाइबिलिटी बनती है मिसकंडक्ट के लिए. तो यहाँ पे बेसिकली इसका फंडामेंटल ये है कि अगर कंपनी में कोई भी ऐसी प्रोडक्शन है या ऐसे भी कोई हज़ार्डस मटेरियल है जो वहाँ से बाहर आ जाता है या एस्केप हो जाता है जिसकी वजह से कोई भी एक आम नागरिक है या कोई पब्लिक है उसकी प्रॉपर्टी को कोई डैमेज होता है या किसी पर्सन को इंजरी होती है या किसी की डेथ हो जाती है, इन दैट सिचुएशन ये माना जाएगा एक नेग्लिजेंस ऑफ द कंपनी and accordingly the company will have to pay for the negligence and for the damages also. So what basically is public liability insurance act? ये basically डील करता है हज़ार्डस सब्सटेंसेस में और जो भी इसके ओनर्स हैं या जो कंपनी के मालिक हैं उनकी एक ऑब्लिगेशन है कि वो कंपल्सरीली कंपनसेशन प्रोवाइड करवाएं ऐसे लोगों को जो इनके विक्टिम हुए हैं. विक्टिम इन द सेंस चाहे उनको पर्सनल इंजरी है, चाहे मेंटल इंजरी है, चाहे फिजिकल है या उनको किसी भी टाइप का प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है. और अगर किसी की डेथ हुई है इन दैट सिचुएशन कंपनसेशन हैज़ टू बी पेड टू द लीगल हेयर ऑफ द डिजीज्ड. ये बेसिकली डायरेक्ट डीलिंग इन एनी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ द हैज़ार्डस कोई केमिकल है या सब्सटेंस है जो कि किसी भी तरीके की इंजरी पहुंचा सकता है आउटसाइडर्स को, नॉट ओनली द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट द अदर पीपल ऑल्सो. और यहाँ पे जो इंश्योरेंस कवरेज होगी वो कंपनी प्रोवाइड करवाती है इन द इवेंट ऑफ द एक्सीडेंट दैट हैपन्स एट द कंपनी. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर द इनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट. ऐसा क्या था कि इस एक्ट को लाने की ज़रूरत पड़ी? सबसे जो बेसिक इसमें केस लॉ आया था वो था भोपाल गैस ट्रेजेडी. द केस वॉज यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989. ये भोपाल गैस डिज़ास्टर के नाम से भी हम इसे जानते हैं, जो बेसिकली 3 दिसंबर 1984 को जो गैस थी वो टर्न आउट हो गई थी, बाहर आ गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पे मर गए थे और जो बहुत सारी वाइल्ड लाइफ थी, एनिमल्स थे, उनको भी काफ़ी इंजरी पहुँची थी. जो पानी था वो कंटेमिनेटेड हो गया था और जो गैस थी वो इतनी डेंजरस थी, इतनी हार्मफुल थी कि उसका इल इफ़ेक्ट उसके कई सालों तक भी. नाउ व्हाट आर द बेसिक प्रोविजंस ऑफ द एक्ट? जो इनमें इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, एक जो सेक्शन 4 है विच स्टेट्स की जो ओनर हैं कंपनीज के और अगर वो हज़ार्डस सब्सटेंस में डील करते हैं देन दे आर बाउंड टू टेक इंश्योरेंस पॉलिसीज टू कवर द लायबिलिटीज़ जो कि इस टाइप के एक्सीडेंट की वजह से हो सकती हैं. सिमिलरली देयर इज़ अनदर सेक्शन, सेक्शन 7A क्लॉज 1 क्लॉज 2 सब क्लॉज 2 दैट रिलेट्स कि कोई भी इस टाइप की एस्टेब्लिशमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वायरमेंट का कोई प्रमोशन फंड है वो इसमें यूज़ किया जा सकता है इस टाइप के एक्सीडेंट विक्टिम्स को पे करने के लिए. भोपाल से more than 300 people died and then the government of India had responded accordingly और उसके accordingly बहुत सारे एक्ट्स भी इम्प्लीमेंट किए गए हैं. सम ऑफ देम आर लाइक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कि एनवायरनमेंट को किसी तरीके से पॉल्यूट नहीं करना है. फैक्ट्रीज एक्ट जो कि डिस्कस करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट हैज़ टू बी फॉलोड इन द फैक्ट्रीज जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए क्या सेफ्टी में जिससे कि एनवायरनमेंट पे इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो. दी अनदर इम्पॉर्टेंट केस वॉज वाइजैक गैस लीकेज जिसको हम LG पॉलीमर्स केस के नाम से भी जानते हैं and it basically happened in 2020. Now this was a gas leak at LG Polymers chemical plant जो कि विशाखापट्टनम में है. इस डिज़ास्टर की वजह से भी many people had died. यहाँ पे भी गैस because of the leakage from the company LG Polymers. Now accordingly जो पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है उसमें ये डिफ़ाइन किया गया है कि किसी भी एक एक्सीडेंट के केस में 5 करोड़ हैज़ एन इंडस्ट्रियल पॉलिसी लिमिटेड टू 5 करोड़. दैट मीन्स 5 करोड़ की जो पॉलिसी होगी वो कंपनी लेगी और वहाँ पे कंपलसरी इंश्योरेंस किया जाएगा उन विक्टिम्स का जो किसी भी तरीके के हज़ार्डस सब्सटेंसेस जो कि कंपनी की नेग्लिजेंस की वजह से एक्सीडेंटली वो वहाँ से एस्केप हुए हैं जिसकी वजह से किसी भी अनदर थर्ड पर्सन को किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान पहुँचता है.
Now, what are the various objectives of the Public Liability Insurance Act 19? भी पहुंचता है in that situation also the company has to pay to them. Now, what are the major provisions? जो major provisions हैं इसमें हम अगर section wise देखते हैं, section 2 बेसिकली सभी एक्ट्स का सेक्शन 2 डेफिनेशन को ही कवर करता है. सेक्शन 2A डील्स विद व्हाट इज एन एक्सीडेंट, 2B who is a collector, 2C handling means handling of substances, 2D what will be the hazardous substances, 2E insurance how much insurance is to be done, 2F किसी भी टाइप की नोटिफिकेशन से सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है, 2G who will be the owner of the company, जैसे कंपनी में डायरेक्टर वगैरह हैं जिसकी नॉलेज में हो then he will be considered as owner of the company, 2I are the various rules. Then we have under section 3. सेक्शन 3 स्टेट्स की लाइबिलिटी टू गिव रिलीफ इन सर्टेन केसेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट, यानी किसी की अगर कोई गलती है ही नहीं और अगर उसकी डेथ हो जाती है, उसकी इंजरी हो जाती है, अदर देन दी वर्कमैन, बिकॉज वर्कमैन तो कंपनी में काम करते हैं, लेकिन अगर जो बाहर के लोग हैं जो कि काम भी नहीं करते लेकिन कुछ एक्सीडेंटली कंपनी से कुछ ऐसा मटीरियल एस्केप हो जाता है, गैस एस्केप हो जाती है या केमिकल्स एस्केप हो जाते हैं, इन दैट सिचुएशन कंपनी विल बी हेल्ड लाइबल टू पे द. देन वी हैव सेक्शन 4 विच सेज कि जो ड्यूटी है ओनर की वो है इंश्योरेंस पॉलिसीज ले. जो भी ओनर है इस टाइप के हजार्डस सब्सटेंस में डील करता है ही इज़ कंपेल्ड टू टेक इंश्योरेंस ताकि वो बाद में कंपनसेशन पे कर सके विक्टिम्स को. अंडर सेक्शन 5 डिस्कसेड बाय द कंपनी, तो वहाँ पे सबसे पहले उसको कलेक्टर को इन्फॉर्म करना है. जब कलेक्टर को इस टाइप की कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी फिर कलेक्टर उसको वेरीफाई करेंगे कि इस टाइप का कोई एक्सीडेंट हुआ भी है कि नहीं हुआ है, एंड अकॉर्डिंगली इस टाइप के एक्सीडेंट होते हैं तो वहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन आएगा अंडर सेक्शन 6 जो ये स्टेट करता है कि फिर जो भी विक्टिम्स होते हैं वो अपनी अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे, उनको किस टाइप की इंजरी है या उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है या किसी की डेथ हो गई है, वो यहाँ कलेक्टर को एप्लीकेशन देंगे. अब एप्लीकेशंस रिसीव करने के बाद अंडर सेक्शन 7 विल कम, दैट इज़ अवार्ड ऑफ रिलीफ. जब ये एप्लीकेशंस कलेक्टर को मिलेंगी फिर वो अपॉर्चुनिटी दी जाती है दोनों को, वहाँ डिस्कस की जाती है, वो डिसाइड की जाती है. अंडर सेक्शन 7A में इन्वायरमेंट रिलीफ फंड भी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है कि अदर देन जो कंपनी इंश्योरेंस क्लेम दे रही उसको छोड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रिलीफ फंड होता है जिससे कि वो कंपनसेट करती है इस तरीके के विक्टिम्स को. Under Section 8 deals with right to claim compensation for death. In case of the death of a victim, वहाँ पे जो उसका अंडर सेक्शन 9 विच सेज पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन होता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है, अगर उसकी कहीं पे भी रिक्वायरमेंट होती है वो ओनर को बुला सकता है किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन देने के लिए रिगार्डिंग दी कंपनी. लाइकवाइज अंडर सेक्शन 10 इट इज़ बीइंग स्टेटेड कि इस टाइप के ऑथराइज्ड पर्सन को पावर दी जाती है कि वो ऐसी कंपनी में जहाँ से कुछ भी एक्सीडेंटल एलिमेंट या मटेरियल बाहर आया है जिसकी वजह से बाहर के लोगों को इंजरी हुई है या कोई डेथ हुई है, वहाँ पे जाके वो वहाँ का टोटल मटेरियल या पूरी फैक्ट्री का इंस्पेक्शन भी कर सकता है और वहाँ वो अंदर एंटर करके रिकॉर्ड्स को भी चेक कर सकता है सब्सटेंसेस. अंडर सेक्शन 11 सेज पावर ऑफ सर्च एंड सीजर. इस टाइप का कोई भी पर्सन जो ऑथराइज किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और जो पावर रखता है इस एक्ट के अकॉर्डिंगली, वो किसी भी कंपनी में जहाँ पे इस टाइप का कोई एक्सीडेंट हुआ है वहाँ एंटर कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है, सर्च कर सकता है किन्हीं केमिकल्स को, और अगर उनको मिलता है कुछ भी ऐसा हजार्डस सब्सटेंस वो उसको सीज भी कर सकते हैं और वहाँ से ले जा सकते हैं. अंडर सेक्शन 12 से पावर टू गिव डायरेक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट करनी पड़ती हैं. Then we have under section 13 which says power to make application to courts. अगर ओनर है हैज़ार्डस सब्सटेंस में डील कर रहा है और किसी भी तरीके की कोई इंजरी होती है या कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है कि हैज़ार्डस सब्सटेंस है जिनके लीकेज की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, कोर्ट उसको ऑर्डर कर सकता है कि वहाँ से वो इस टाइप की जो भी हैज़ार्डस सब्सटेंसेस की डीलिंग कलेक्ट किए जाएंगे. Then we have under section 14 that is regarding the penalty for contravention. Contraventions means है वहाँ पे अगर कोई कंपनी उसको फॉलो नहीं करती है तो वहाँ उसको पनिश with the imprisonment not less than 15 years, sorry 1.5 years or up to 6 years. Then under section 360 CRPC also states कि अगर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में ये कहा जाता है कि प्रोबेशन पे रिलीज़ कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो कन्विक्ट होगा अगर किसी की कोई मिस्टेक है एंड दैट पर्सन इज़ फाउंड टू बी अंडर 18 years of age, देन ओनली द
rule of probation of offender act under section 360 CRPC will be followed, otherwise probation act यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा और ये वाला एक्ट बाकी जनरल एक्ट्स पे राइड करेगा. देन अंडर सेक्शन 15 इज पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई. इन केस जो अंडर सेक्शन 9 की डायरेक्शंस हैं दे आर नॉट बीइंग कंप्लाइड विद द कंपनी, देन अकॉर्डिंगली कंसर्न पर्सन होगा, उसका हेड होगा, डायरेक्टर है या जो उसका सीईओ है या जो कंसर्न ओनर है, ही विल हैव टू बियर द इम्प्रिजमेंट अप टू 3 months और विद द फाइन अप टू 10,000 रुपीज और बोथ. देन अंडर सेक्शन 16 ऑफेंसेस बाय द कंपनीज. अब अगर इस टाइप के ऑफेंसेस कोई कंपनी करती है तो डायरेक्टली कंपनी को गिल्टी माना जाएगा एंड अकॉर्डिंगली उसी तरीके से पनिश किया जाएगा जिस तरीके से एक इंडिविजुअल पर्सन को पनिश किया जाता है. अंडर सेक्शन 17 ऑफेंसेस बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. अब कोई गवर्नमेंट की कंपनी है, अगर वो इस टाइप के कोई ऑफेंस करती गिल्टी पाई जाती है, देन अकॉर्डिंगली देयर द पनिशमेंट विल बी सेम फॉर देम. अंडर सेक्शन 18 डील्स विद द कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस. कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कब लेगी कोर्ट? तब लेगी जब किसी भी टाइप की कोई कंप्लेंट मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट को या किसी तो बेसिकली अंडर सेक्शन 18 में जो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस हैं वो किसी भी कंप्लेंट में ली जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी अथॉरिटी को मिलती है और उसमें उनका कॉग्निजेंस लिया जाए. देन वी हैव अंडर सेक्शन 19 पावर टू डेलीगेट. सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी नोटिफिकेशन के थ्रू रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम कर सकती हैं कि एक ऑफिसर नहीं तो जो दूसरा ऑफिसर है उसको पावर डेलीगेट्स की जाती हैं टू डू दी फंक्शंस और टू कैरी आउट एनी ऑफ द फंक्शंस. लेकिन जो पावर अंडर सेक्शन 23 है जो कि हम अभी लास्ट में देखेंगे, दैट कैन नॉट बी डेलीगेटेड. देन अंडर सेक्शन 20 इट स्टेट्स प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ. अब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो ऑथराइज्ड है, अगर वो किसी कंपनी में एंटर करता है या मैनेजर कोई रिकॉर्ड्स वो ले आता है विच आर नॉट रिक्वायर्ड, बट वहाँ पे उसकी इंटेंशंस करेक्ट थी और वहाँ पे वो रूल्स को फॉलो करते हुए गया था, तो इस टाइप के किसी भी एम्प्लॉय के अगेंस्ट किसी भी तरीके की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या यहाँ पे कोई भी प्रोसीडिंग नहीं आएंगी और ये माना जाएगा कि उसने जो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया गया था. अंडर सेक्शन 21 एडवाइजरी कमेटी आर टू बी एस्टेब्लिश फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. और यही एडवाइजरी कमेटी हैं फॉर्म में भी आ जाते हैं कि ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में कोई चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं. अंडर सेक्शन 22 इज इफेक्ट ऑफ अदर लॉज. जो प्रोविजन है इस एक्ट के वो राइड करेंगे किसी और एक्ट पे, क्योंकि ये एक स्पेशल एक्ट है और हमेशा स्पेशल एक्ट जो है जनरल एक्ट के ऊपर राइड करता है. अंडर सेक्शन 23 पावर टू मेक रूल. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है नोटिफिकेशन के थ्रू कोई और भी बेटर वे से इम्प्लीमेंट किया जाए. सो कंक्लूजन इज कि ये जो बेसिकली एक्ट बना है 1991 का, ये बना था रियो डिक्लेरेशन ऑन द एनवायरनमेंट 1992 के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं इट वाज बीइंग फेल्ट कि कंपनीज की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एंड अकॉर्डिंगली विक्टिम्स को कंपनसेशन देती है. सो आई होप दिस पर्टिकुलर टॉपिक विद दिस आई एम वाइंडिंग अप दिस टॉपिक. आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस टाइप के लॉ के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं